सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड टीईटी यानी कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा और साथ ही साथ टीईटी, सीटेट, यूपीटेट अन्य एग्ज़ामों की जो तैयारी करते हैं और पेपर देते रहते हैं, और अभी जो आजकल 30 सितंबर को उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, उसके लिए मैं लगातार आज चौथी वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और इसके अंतर्गत मैं अभी जो मैं वीडियो सीरीज़ मैंने शुरू की है, उसमें मैंने बाल विकास एवं मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्नों का समावेश किया है, जो कि आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए ही काम आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पहले बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनती रहेगी कि अगर आपने इससे पूर्व की वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा उपयोगी अत्यधिक प्रश्न मैंने उनमें डाले हुए हैं। और ये भी कह सकते हैं कि आपका एक रिवीजन टाइप का भी इन वीडियो से हो जाएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की ओर को। पहला क्वेश्चन आ रहा है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। यानी कि आप जब एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करते लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता का। दोस्तों याद रखेंगे, समूह जो आपका समूह है उसकी अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास में प्राप्त हो जाती है चरण में। यानी कि किस चरण में, प्याजे के विकास के किस चरण में किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, प्याजे की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं मैं पहली वीडियोज में बता चुका हूं, ठीक है। तो प्याजे की जो संवेदी गामक स्थिति है, जो संवेदी गामक अवस्था है, उसमें स्थायित्व की अवधारणा, वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा दी गई है दोस्तों। तो याद रखेंगे, वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के किस चरण में है, तो आप कहेंगे संवेदी गामक। और ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष के बीच में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यानी कि कह रहा है कि कितने महीने की आयु के बीच बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर 12 से 18, 18 से 24, ये माह की बात कर रहा है, 24 से 30 माह और 30 से 36 माह। तो दोस्तों 18 से 2 वर्ष यानी कि 24 माह के बीच के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 1.5 साल से 2 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, वो लगभग छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा जो दी गई है दोस्तों, वो दी गई है आपका स्टर्न के द्वारा। स्टर्न के द्वारा दी गई थी। और बिने ने, दोस्तों याद रखना, बिने ने आपका बुद्धि परीक्षण को बताया था सबसे पहले, ठीक है। और बुद्धि लब्धि की या आईक्यू की बात किसने की थी? स्टर्न ने की थी सर्वप्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? जो समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो किस पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका समता एवं समान अवसर पर। समता एवं समान अवसर पर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे कि जैसे सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, उसके बाद सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। लेकिन जो समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ समता और समान अवसर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ताकि किसी बच्चे में असमानता न रहे और उन्हें पढ़ाने की उस तरीके की विधियां हम अपने कक्ष में ला सकें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों, ये उत्तराखंड टीईटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में लागू किया गया था दोस्तों, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बच्चे होते हैं? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, किशोरावस्था में समवयस्क समूह यानी कि अपने हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं बच्चे किशोरावस्था में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है?
तो उसे शिक्षा में कहा जाता है दोस्तों ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ICT का पूरा नाम है। और शिक्षा प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग ICT के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? क्योंकि व्यक्ति अगर कुछ करेगा और उसके बाद उसमें त्रुटि पाएगा तो तभी जा करके वो सीखता है दोस्तों। तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखेंगे कि परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर ही व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्थान है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है दोस्तों। तो स्कूल एक सामाजिक संस्थान है दोस्तों और सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी का कथन था। तो जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CTET और UTET दोनों की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होगी? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। शारीरिक और गत्यात्मक विकास होते हैं, इसीलिए शरीर में आकार में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है? तो वो भी होता है दोस्तों किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है दोस्तों। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। खिलौनों की आयु कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, खिलौनों की आयु, और आई होप ये सभी को आ जाता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। याद रखेंगे, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, और कौन सा समूह बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो ऑप्शन है परिवार, समन्वयक समूह और टेलीविजन। तो परिवार और समन्वयक समूह तो अधिगम के विकास में योगदान देते हैं, लेकिन टेलीविजन का नहीं कहा जा सकता है। अगला है ऑप्शन परिवार, समन्वयक समूह और अध्यापक। तो दोस्तों ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है, परिवार, समन्वयक समूह और अध्यापक हमेशा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देते हैं दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाए परिवार, समन्वयक समूह यानी कि हम उम्र जो बालक होते हैं, और अध्यापक सबसे ज़्यादा अधिगम एवं विकास में योगदान देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, या व्यवहार विश्लेषण। तो दोस्तों अपना अध्ययन करना तो एक फिर वो हो जाएगा कि पक्षपातपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। या अपने व्यवहार का अध्ययन भी एक पक्षपातपूर्ण हो जाएगा निरीक्षण में। इसमें हमेशा किया जाता है निरीक्षण विधि में दोस्तों दूसरे के व्यवहार का अध्ययन। याद रखेंगे, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो दूसरे के व्यवहार का परीक्षण अध्ययन हमेशा दोस्तों निरीक्षण विधि में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको आ जाता होगा। विकास हमेशा क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, जटिल, कठिन, विशिष्ट, सामान्य, साधारण, असामान्य, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझ लेंगे कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नॉर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति दोस्तों। तो बीएफ स्किनर ने इसके बारे में बताया था कि नॉर्सिसिज्म की जो प्रवृत्ति होती है वो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। याद रखेंगे, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? नॉर्सिसिज्म, ठीक है। नॉर्सिसिज्म का ही मतलब होता है अपने आप से प्रेम करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होते हैं। ये बायो का क्वेश्चन भी है, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी से रिलेट करता है दोस्तों। तो एक्स वाई तो हमेशा पुरुष में होता है, और एक्स एक्स गुणसूत्र किस में होते हैं? महिलाओं में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, एक्स एक्स गुणसूत्र महिलाओं में होते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों।
डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास की विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। किस किस की जो विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम से विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप के में हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है कि किन दोनों की जो अन्योन क्रिया ऐसी होगी कि जिससे कि विकास एक निष्कर्ष रूप में पहुंच पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर एक है वंशानुक्रम और दूसरा होता है पर्यावरण। वंशानुक्रम और पर्यावरण की जो अन्योन क्रिया होती है दोस्तों, उसके ही द्वारा एक हम विकास के निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, अच्छे विकास के निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। यही ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। जन्मजात यानी कि जो व्यक्तिगत गुण होते हैं उसका योगफल क्या है? तो उसका योगफल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब ही क्या होता है? एक जन्म से मतलब मतलब माता पिता से बच्चों में आने वाले जो लक्षण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वंशानुगत लक्षण कहते हैं। तो जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल ही क्या होता है? वंशानुक्रम कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस और वुडवर्थ। तो दोस्तों गाल्टन को सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है दोस्तों, सृजन शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस कम्प्रहेंशन एंड इवोल्यूशन, यानी कि इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और शॉर्टकट में इसे CCE कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सी का मतलब कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एंड इवोल्यूशन, ई का मतलब होता है इवोल्यूशन। कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि CCE की फुल फॉर्म क्या है। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एंड इवोल्यूशन में व्यापक मूल्यांकन, जो व्यापक मूल्यांकन है, ठीक है, शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो व्यापक मूल्यांकन का ये अर्थ होता है दोस्तों कि जो शैक्षिक और उसके अलावा जो अन्य क्रियाकलाप इस विद्यालय में होते हैं और उससे जो भी विकास बच्चे का होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यापक शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। शैक्षिक तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ सह शैक्षिक क्षेत्र का भी मूल्यांकन जहाँ पर होता है वही आपका CCE या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है दोस्तों, वो प्रत्येक बच्चे की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। अब प्रत्येक बच्चे की विलक्षण योग्यताओं पर ध्यान देता है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे की अपनी विलक्षण शक्ति होती है, उसी के ऊपर हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों एक नेगेटिव तर्क को ढूंढना है आपको, तो कुछ इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सबसे अच्छा पॉइंट यही है दोस्तों कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं लेकिन विशिष्ट प्रत्येक बच्चा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जहाँ पर विद्यालय होता है बच्चों को सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम सही नहीं है? तो जहाँ पर विद्यालय होता है बच्चों को क्या चीज़ से नहीं सिखाया जा सकता है? तो वार्तालाप कौशल इससे सिखाया जा सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न इससे नहीं सिखाया जा सकता दोस्तों, परियोजना कार्य से सिखाया जा सकता है दोस्तों, और मौखिक प्रश्नों से भी सिखाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न। याद रखेंगे, विद्यालय में इसके द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? यानी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? उत्तराखंड TET की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहा था आपका, यहाँ पर ऑप्शन है BN झा, स्किनर, डेविस और वुडवर्थ। तो दोस्तों मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा था स्किनर ने। याद रखेंगे दोस्तों, स्किनर का ये कथन था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, जो
वर्तमान में जो मनोविज्ञान चल रहा है इसका क्या अर्थ है। पहले क्योंकि बहुत सारे अर्थ निकाले गए थे, कभी बोला गया था कि मन का अध्ययन, कभी आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन और व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान का जो एग्जैक्ट अर्थ है वो है व्यवहार का अध्ययन। याद रखेंगे, व्यवहार के अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान कहेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि यह समय बिताने में सहायक होगा, तो ये गलत हो गया। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। बिल्कुल दोस्तों, खेलने से सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास होगा, इसलिए विद्यालय में खेलना उचित रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति किसके द्वारा बढ़ती है। तो स्वाध्याय से बढ़ती है, विकसित की जा सकती है, जन्मजात होती है। तो दोस्तों कोई भी मौलिक चिंतन जन्मजात नहीं होता है, याद रखना। तो स्वाध्याय से बढ़ती है और विकसित की जा सकती है, ये दो आंसर हो सकते हैं। तो ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि आज के 30 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अगर आपको कोई प्रश्न में कोई त्रुटि लगती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसमें सुधार करने की जरूर कोशिश करूंगा। एक्चुअली थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो इसलिए मेरी आवाज़ भी उस तरीके से आ रही है। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।